जो भी स्टूडेंट्स लगातार अपनी तैयारी को धार दिए हुए हैं और उनके दिन अब बहुत कम बचे हुए हैं, खासतौर से यूपीपीसीएस मेंस 2023 की मैं बात करूंगा। और कुछ बच्चे इसमें ऑलरेडी यूपीएससी भी दे रहे होंगे, तो अपना बिल्कुल उन्होंने अपने फाइनल टेस्ट दे दिया होगा, अब उनका लास्ट पेपर बचा है ऑप्शनल। खैर, हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस मेंस का। आपको क्या लास्ट टाइम करना है, अंतिम समय क्या चीज़ें नहीं करनी हैं, कितनी गलतियों से बचना है, जो कुछ मेरा अनुभव उस आधार पर या जो अभी तक होते आए हैं सिलेक्शन, उन सब के आधार पर जो कुछ 4-5 पॉइंट लास्ट टाइम के लिए निचोड़ है, उन सब पर हम लोग बात करेंगे। और उन सब के लिए एक दो क्वेश्चंस भी देखूंगा जो मैंने लिखे थे, उन सबको भी दिखाने का प्रयास करूंगा ताकि उससे भी। लेकिन अब लास्ट टाइम क्या करना है आपको, दिन आज देखिए तारीख आपकी 19 हो चुकी है और अब दिन बहुत नहीं बचे, तो एक रिवीजन जरूर करना है। और ख़ास तौर से हिंदी और ऐसे को इग्नोर नहीं करना है। सामान्य हिंदी पर भी आप ध्यान दे दीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर सामान्य हिंदी पर एक दो बार मैंने कम ध्यान दिया, उसका परिणाम मेरा नंबर हालांकि ठीक ठाक आते थे, बट लास्ट ईयर नंबर कम हो गए हिंदी में, चूँकि उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो उसने कहीं ना कहीं रैंक खराब कर दी। तो हिंदी पर विशेष ध्यान दे दें, जिन्होंने अभी तक हिंदी पढ़ी ना हो, खासतौर से ग्रामर पोर्शन गलत नहीं करें, और वो आपका कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी लीड देता है। अगर आप सोचिए 150 नंबर की हिंदी आ रही है और 150 में अमूमन मेरे हमेशा 100 से ऊपर नंबर आते रहे, बट एक बार ही क्या हुआ कि लास्ट ईयर जब सिलेक्शन हुआ तो 80 से कम नंबर मिले, मतलब 80 से कम का मतलब 80 82 83 नंबर। तो सोचिए कि 150 में कितना रेशियो रह गया, जिसके 100 110 103 हमेशा 100, कुछ कारण रहा, वो जिस कारण से आए मैं नहीं समझ पाया क्या रहा, वो अपना रहा हुआ है उसका। बट मैं आपसे जरूर कहूँगा कि 150 का अगर है तो आप उसको बेहतर तरीके से हिंदी में अभी ग्रामर जरूर पढ़ लीजिए, रट डालिए। लेटर जो है आपके शासकीय अशासकीय कार्यालय पत्र, कार्यालय ग्राफ जो भी उसमें आ रहे हैं आपके, है ना, अधिसूचना है, परिपत्र है ना, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, ऑफिशियल लेटर है ना, सेमी ऑफिशियल लेटर है, तो इन सबको एक बार देख लीजिए। और जो पैसेज आपके आते हैं उसमें आपका संक्षेपण वगैरह, जो भी आपका उस पैराग्राफ का अर्थ वगैरह, उसको पैराग्राफ को सावधानी पूर्वक पढ़ के, और एक दो बार पढ़ने के बाद उसका शीर्षक, उसकी भूमिका जो भी उसमें पूछता है, उसको बड़े समय के साथ और बड़े 2-3 बार सोच विचार के उसको लिखें, ताकि उसमें आप अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकें। रही बात निबंध, यूपीएससी निबंध अभी आपने देखे, उससे और यूपीपीएससी का कोई तुलना नहीं हो सकती है। तो यूपीपीएससी के निबंध वही परंपरागत निबंध आपको मिलेंगे, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन यूपीएससी के स्तर के निबंध नहीं मिलेंगे। आप निश्चित रूप से रहिए, आपने जो पढ़ा है उसमें कुछ डाटे, कुछ सूक्तियाँ, कुछ कविता, कुछ दोहे, कुछ चार्ट, कुछ जो आपके फ्लो चार्ट हों, जो आपको उसमें डाटाज हों, जिस हिसाब से आपने जो भी तैयार किया हो, उन आपसे आप उनको देख लीजिए, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब रही बात, इस बार चूंकि ऑप्शनल नहीं है, तो पूरा दारोमदार आपका जीएस पर आ गया। और खास तौर से इस बार अच्छा मौका है उन छात्रों के लिए जो स्पेशली यूपी मेंस दे रहे हैं और यूपी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर से जहाँ पर ऑप्शनल आपका 400 का था, वहाँ पर अब 400 नंबर का आपका यूपी जुड़ चुका है। तो यूपी के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि आप यूपी को बहुत बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट करें और यूपी पर विशेष अपनी रणनीतियाँ बनाएं, विशेष अपने आंसर बेहतर लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो एक कॉमन पैरामीटर रहता है उसी पर हम लोग बात करेंगे कि कॉमन पैरामीटर में क्या है कि आपको एक तो पॉइंट वाइज में लिखना है ना, पॉइंट वाइज में लिखना है, डायग्राम जरूर देना है, कहीं कहीं चार्ट पर लिखना है, फ्लो चार्ट देने, डाटाज देने। अब उन सब के लिए हम एक दो क्वेश्चंस देखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको मिले। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहाँ पर मिल जाएगी पूरी पीडीएफ, क्योंकि इतने आंसर मैं डिस्कस नहीं कर सकता, और भी दे दूंगा आंसर वहाँ पर। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, दो डिस्कस करेंगे, एक यहाँ से मतलब एक जीएस का और एक यूपी स्पेशल जीएस का। चलिए पहला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था कि भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति और बाधाओं की चर्चा कीजिए, इन बाधाओं को दूर करने के उपाय भी सुझाइए। डिस्कस द प्रोग्रेस एंड impediments of in achieving the objects of India's connect Central Asia policy, suggest ways to remove this obstacle। मतलब सेंट्रल एशिया नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या प्रगति और बाधाओं की चर्चा करनी है और इन बाधाओं को दूर करने के उपाय। ये मैंने स्वयं लिखा हुआ आंसर है मेरा। राइटिंग चूंकि इतनी बेहतर बन नहीं पाती जब तक सीरीज देता हूँ, समय कम होता है उस हिसाब से, तो देखिए। और ऐसे ही आप भी बना पाएंगे, जो अगर पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, ये बड़ी बात है कि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, भले किसी क्वेश्चन कुछ कम ज़्यादा लिखना हो। जैसे अब मेरे इंट्रो में क्या करता हूँ, क्या पूछा गया है, देखिए, भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र और $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अलग से ही पॉइंट देखिए दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना, कि अलग से एक विकसित राष्ट्र कब तक 2047 तक दे दिया, और $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, बनने की ओर अग्रसर है। इसमें से सेंट्रल एशिया, अब सेंट्रल एशिया की बात कर रहा है, इसमें सेंट्रल एशिया क्या कर सकता है वो देखिए यहाँ पर पॉइंट, व्यापार वाणिज्य, पेट्रोल, ऊर्जा,
सामरिक खास सुरक्षा में महती भूमिका निभा सकता है। अच्छा सा इंट्रो हो गया, ताकि आपने ये बात भी दे दी कि भविष्य की ओर भारत क्या देख रहा है और सेंट्रल एशिया की ओर क्यों देखना चाहते हैं। अब आइए, इसीलिए भारत सरकार ने कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति लागू की है। अब उद्देश्य क्या है इस नीति के, मेन आपने एक फ्लो चार्ट में दे दिए। यूरोप व पश्चिम एशिया तक पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा पेट्रोल और गैस के माध्यम से, चीन को संतुलित करना, सामरिक आर्थिक हित और खाद्य सुरक्षा, और क्या है, वैश्विक महाशक्ति बनना। तो ये तो आपके इसके उद्देश्य हो गए। आगे आइए, अब इसमें क्या प्रगति हमने अभी तक की है, पूछा उसने। तो प्रगति क्या की है, अशगाबाद एक समझौते में शामिल हुआ है भारत, तापी गैस पाइपलाइन में शामिल हुआ है, किर्गिस्तान में वायुसैनिक अड्डा बनाया है भारत ने, है ना, और संघाई सहयोग संगठन एससीओ में भारत भागीदार है, चूंकि एससीओ में ये सब देश आते हैं। उसके बाद रक्षा में क्या हुआ, कजाकिस्तान से यूरेनियम और उज्बेकिस्तान से समझौता हुआ है ना। यूरेनियम समझौता कहाँ से किया हमने, कजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से। पॉइंट में देखिए अलग अलग दिख रहा है। ऊर्जा, तेल और गैस का अन्वेषण और वहाँ प्राप्ति में हम लगे हुए। फिर जो खाजिंद है वो आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहे हैं भारत और किर्गिस्तान के बीच, है ना, जो हम संयुक्त ज्वाइंट मिलिट्री चला रहे हैं, है ना। फिर खंजर भी एक चला रहे हैं हम लोग भारत और कजाकिस्तान के बीच, है ना। तो ये अलग अलग पॉइंट में आपको सब दिख रहा होगा। फिर निवेश की बात करें तो भारतीय कंपनियां भारत में भी और वहाँ पर भी निवेश करें, अडानी टाटा वगैरह। मध्य एशिया में हमने प्रवासी भारतीय, हमारे लगभग 2 लाख से अधिक लोग रहते हैं। भारतीय फिल्म संगीत बहुत फेमस है वहाँ पर। सॉफ्ट पावर में हम क्या दिखा रहे हैं वहाँ पर, योग, संस्कृति, फिल्म, है ना, ये सब चल रहा है सॉफ्ट पावर के माध्यम से। अब बाधाएं क्या क्या आ रही हैं, देखिए चीन की बढ़ती व आक्रामक पहुंच, सबसे बड़ी बाधा क्या है, चीन है वहाँ पर हमारे लिए। 2018 में जो व्यापार था वो देखिए डायग्राम दिखा गया, भारत का $2 बिलियन था, जबकि चीन का $100 बिलियन। तो कितना पीछे है वहाँ से, देख लिए, है ना, बिलियन डॉलर। या बहुत काम करेगा, ऐसे आंकड़े आपको देने पड़ेंगे। फिर एससीओ में चीन द्वारा भारत विरोधी रणनीति, है ना, तथा एक त्रिकोण का बनाया जाना। कौन सा त्रिकोण, ये देखिए चीन क्या कर रहा है, चीन पाकिस्तान रूस को मिलकर एक त्रिकोण निर्मित कर रहा है। भारत द्वारा सीधी पहुंच ना होना, चूंकि पाकिस्तान द्वारा बाधा की जाती है, और चाहबार में जो परियोजना हमने बनाई थी वहां पर ईरान द्वारा वास्तविक सहयोग नहीं किया जा रहा, तो ये बाधा बन रही है हमारे लिए। अब उपाय क्या हो सकते हैं इन, सबसे पहले तो जो भारत की एक शक्ति रही है, जो भारत की योजना रही है, उसको सॉफ्ट पावर को बढ़ाना है, निवेश व तकनीकी उद्यमिता में सहयोग करना है, खाद्य ऊर्जा में निवेश करना है ना, कॉमा लिखा हुआ, व्यापार को बढ़ावा देना है, 2030 तक वर्तमान व्यापार को दुगना करना है किसी भी आधार पर, संस्कृति, पीयर टू पीयर यानी पर्सन टू पर्सन कनेक्ट करना है, तापी गैस पाइपलाइन को पूर्ण करना आदि। चूंकि इस तरह करके आप एक अच्छा सा निष्कर्ष निकल के लिख सकते हैं। तो यानी कि आपने क्या देखा कि एक तो पॉइंट में लिखा गया है पूरा, समय कम होता है, आपकी कॉपी पूरी फुल दिखेगी और अधिक से अधिक पॉइंट आप ला पाएंगे, क्योंकि पैराग्राफ में इस तरह का होगा नहीं। अब इसमें क्या होगा कि आपको एक अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि आपके पॉइंट सब आ रहे हैं, क्या क्या पूछा गया है उस तरह करके आप देख पा रहे हैं। तो एक तो आपको प्रयास ये करना कि किसी भी स्थिति में आपको पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस करने ही करने, हर हाल में करने हैं। किसी भी तरीके से किसी क्वेश्चन को अधिक ज़्यादा नहीं लिख सकते। अब 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपको और चीज़ें कुछ क्लियर हो पाए, बाकी आपको वहाँ मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यूपी का कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो यूपी में 400 नंबर का है। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, यूपी देख लेते हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करने से उत्तर प्रदेश को विभिन्न लाभ मिलते हैं, परंतु ये विभिन्न चुनौतियां भी प्रस्तुत करती, चर्चा कीजिए। सिर्फ यूपी का ही है। शेयरिंग बॉर्डर विथ नेपाल ब्रिंग्स वेरियस बेनिफिट्स टू उत्तर प्रदेश, बट इट्स आल्सो प्रेजेंट्स वेरियस चैलेंजेस डिस्कस। एक तो लाभ भी है लेकिन हानियां भी है, चर्चा करनी है आपको। चलिए क्या लिखा गया इंट्रो, उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है, इसकी उत्तरी सीमा नेपाल से लगती है, इसके 7 जिले नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। देखिए पहले ही आपने बता दिया कितने जिले, एक अच्छा सा आंकड़ा दिया आपने। इससे उत्तर प्रदेश को लाभ व चुनौतियां दोनों है। अब नेपाल से लगने वाले डिस्ट्रिक्ट आपने लिख दिए, एक डायग्राम बनाया आपने बढ़िया सा, ये देखिए यूपी का। तो ये आपके लिए फायदे का सौदा हो जाएगा। ये देखिए बनाया आपने, तो क्या पीलीभीत, लखीमपुर खीरी क्रम से लिख डाले आपने, फिर श्रावस्ती हो गया, फिर बलरामपुर हो गया, फिर सिद्धार्थनगर हो गया, फिर है ना महाराजगंज हो गया। इस तरह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जो भी लगते हैं वो आपने मैप से दिखा दिए। तो एक कम से कम ये एक अलग से आपका एक हो गया पॉइंट। अब इसे क्या सामना करना पर लाभ देखिए, एक तो रोटी बेटी का संबंध है नेपाल से, है ना। तो नेपाल से आने वाली नदियों से जल व मृदा की प्राप्ति होती है, हमें सस्ते व कुशल श्रमिकों की प्राप्ति होती है यूपी को। धार्मिक क्या है कि वहाँ से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, हम पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं, सीता मंदिर, जनकपुर, अयोध्या, यूपी के बीच अच्छा संपर्क रहता है। पर्यटन उद्योग संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, आय होती है इससे, रोजगार उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। परंतु वर्तमान में लाभ के स्थान पर अतिरिक्त चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जो प्रमुख है। क्या क्या है चुनौतियाँ देखिए, एक तो तस्करी बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ से, अवैध प्रवासन हो रहा है वहाँ से, है ना, नेपाल सीमा से लगातार अवैध रूप से आतंकवाद और नक्सलवाद का आयात हो रहा है वहाँ से, है ना। सुरक्षा व्यवस्था व कानून को खतरा हो रहा, सीमावर्ती जिलों में
डेमोग्राफिक जो आपका डिविडेंस है, जनसांख्यिकी परिवर्तन है, बड़ी मात्रा में चेंज हो रहा है। एक आईबी की रिपोर्ट के अनुसार सीमावर्ती जिले में एक वर्ग विशेष की 30% आबादी बढ़ गई है। एक रिपोर्ट है, उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। आंकड़ा दिया आपने क्या, माओवाद, लाल गलियारा को बढ़ावा बढ़ रहा है, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी अप्रत्यक्ष परिणाम आ रहे हैं इसके, सामरिक सुरक्षा व देश की एकता व अखंडता को खतरा हो रहा है, चीन व पाकिस्तान के हितों की पूर्ति हो रही है। तो इस तरह आपने ये पूरे पॉइंट देखिए लिख दिए। बहुत लंबा भी लिखना नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको पूरा करना है कि क्या क्या समस्या है वो आप देखिए, है ना। तो इस तरह करके क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय विषमता के कारण परिणाम भी आप देख लीजिएगा, पूरा लिखा हुआ है। आप टेलीग्राम पर आएंगे तो इसको आपको पूरा मिल जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, यूपी स्पेशल चूंकि आने वाला है। एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में अयोध्या का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब अयोध्या एज ए कल्चरल हेरिटेज। क्योंकि इस बार 400 नंबर के यूपी है, तो उसमें इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको क्या लिखना है वो देख लीजिए जरा सा। अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, इसे प्राचीन काल में साकेत भी कहते थे, देखिए पॉइंट, तथा कौशल महाजनपद की राजधानी थी। बाद में इसे अवध क्षेत्र भी कहते थे। अयोध्या अपने आप में सांस्कृतिक भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान से भी जोड़ सकते हैं इसको, लेकिन जब लिखा गया हो। अब सांस्कृतिक विरासत में क्या क्या, श्री राम की जन्मस्थली, पॉइंट अलग अलग, कौशल महाजनपद, भरतकुंड, हनुमानगढ़ जैसे मंदिर, रामलला मंदिर, है ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्माण भी प्रारंभ जारी है ना। मस्जिद था, जैन तीर्थ है यहाँ पर, 5 जैन तीर्थकरों का जन्म हुआ, जैसे ऋषभदेव वगैरह, है ना, 5 जैन तीर्थ, अलग से पॉइंट आपने दिया है यहाँ पर। पवित्र सरयू नदी है यहाँ पर, बौद्ध धर्म का क्षेत्र भी है, अवधी बोली और का क्षेत्र है, रामचरितमानस जैसी कालजयी रचना यहाँ पर की गई है ना। रामलीला यहाँ पर जो लोकल यहाँ के डांस वगैरह है, रामलीला, जोगनी नृत्य, सोहर लोकगीत, जायसी पद्मावत, मतलब जो आपकी गंगा जमुनी तहजीब है ना। तुलसी द्वारा रामचरितमानस रची गई, तो जायसी द्वारा पद्मावत, ये कर्मभूमि यहीं पर है। नेपाल सीता जी, और इंडोनेशिया थाईलैंड में रामलीला का मंचन यहाँ से पहुँचा है ना, चूँकि अयोध्या से जुड़ा हुआ है। दक्षिण कोरिया की महारानी का भी अयोध्या से ही संबंध है, आप ही जानते हैं, है ना। तो आप बना के इस तरह ये आपने मैप भी दे दिया कि अयोध्या, जोगनी, सोवर, अवध क्षेत्र है ना, ये कहाँ। इस प्रकार अयोध्या सांस्कृतिक धार्मिक विरासत के साथ ही भारत की सॉफ्ट पावर को भी प्रदर्शित करता है। तो आपको करना क्या है कि लास्ट टाइम जिस आपसे, चूंकि ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में, पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पीडीएफ वहाँ पर, और भी मैं दे दूंगा, लेकिन आपको करना क्या है कि एक बार फिर से गांठ बांध लीजिए। सबसे पहला आपको काम करना है कि आपको 20 आउट ऑफ 20 पूरे 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं। भले ही एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, उस पर अधिक समय व्यर्थ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। एक भी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ा तो आपके लिए पैर पे कुल्हाड़ी साबित होगा। मान लीजिए आपने बहुत बढ़िया किया, तो उसमें वो 20-12 वाला क्वेश्चन है, या 10 वाला, या 20, जिस नंबर का क्वेश्चन है, मान लीजिए 12 वाला है, उसमें अधिक से अधिक आपको 7 नंबर देगा, उससे ऊपर देने वाला नहीं, 7 या 8 बस मैक्सिमम। और आपने एक क्वेश्चन 8 नंबर वाला ही छोड़ दिया मान लीजिए, और उस पर आपको 2 नंबर मिल सकते थे, तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन कोई भी लिखना है, वो 1-2 नंबर दे देता है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, अधिक से अधिक आंकड़े, डाटे और किसी फैक्ट का और एसडीजी गोल्स का प्रयोग करना है ना। तर्क देने हैं वहाँ पर, डायग्राम बनाना है, फ्लोचार्ट देना, मैप जरूर देना है, पॉइंट में लिखना है, चीज़ों को साफ साफ लिखना है, अंडरलाइंस हो सके तो कर पाए, टाइम नहीं होता तो कोई बात नहीं, पॉइंट में लिखें, ताकि आंकड़े और चीज़ें आपको समझ में आए। टू द पॉइंट लिखें, टू द पॉइंट लिखें, निष्कर्ष जरूर लिखें, निष्कर्ष कंपलसरी है। निष्कर्ष लिखना, जैसे मैं कभी कभी भूल जाता, टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन निष्कर्ष आप जरूर लिखें। इंट्रो और निष्कर्ष के 2 नंबर हो जाते हैं, तो निष्कर्ष आपको लिखना ही लिखना है। निष्कर्ष जैसे लिखें तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। यूपी पर विशेष ध्यान दे दें इस बार, और हिंदी वगैरह बाकी तो आपने पढ़े ही है, जो यूपीएससी दे रहे नहीं भी दे रहे हैं, तो यूपी स्पेशल आप पढ़ लीजिए। और यूपी के क्वेश्चंस में विशेष रूप से डायग्राम, चार्ट, फ्लो का प्रयोग करें। संतुलित रहें, परेशान मत हो, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, घबराए नहीं, धैर्य रखें। आपका सिलेक्शन तय है, निश्चित है। आपने जो कुछ पढ़ा है बहुत पढ़ा है, अब नया कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। शांत होकर के अपने माइंड को स्थिर करके रिवाइज कर लीजिए। जो कुछ पढ़ा आप ये मानिए कि आपसे ज़्यादा किसी को आता नहीं है, और आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि अब बहुत पढ़ने का समय भी नहीं है। आप अपने करंट या जो भी आपने पढ़ा, जो नोट्स आपने बनाया, शॉर्ट नोट्स अब जरूरत है। अब आप पूरा पढ़े भी नहीं, जो पॉइंट है उनको आप रिवाइज कर लीजिए, जहाँ से भी आप कर सकते हो, और बड़े अच्छे मन से एग्जाम हॉल में प्रवेश करिए। आपका निश्चित रूप से आपने जो पढ़ाई की है वो आपको सफलता की ओर ले जाएगी, निश्चित रूप से ले जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।